गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल साइंस 100% चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम सोशल साइंस की वर्कशीट 11 करेंगे। आज तारीख है 30 जुलाई 2020 और इससे पहले जो हमने वर्कशीट 10 पढ़ी थी उसमें भी हम सिविक्स पढ़ रहे थे और सिविक्स में हमने चैप्टर पढ़ा था संघवाद यानी कि फेडरलिज्म, और इसी के कंटिन्यूशन में आज की हमारी वर्कशीट है। तो हमने पिछली जो वर्कशीट थी उसमें संघवाद का अर्थ जाना था कि फेडरलिज्म क्या होता है और संघीय सरकार की विशेषताएं यानी कि फीचर पढ़े थे फेडरल गवर्नमेंट की। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि संघवाद क्या होता है या फेडरलिज्म की डेफिनेशन बताओ तो क्या आप बता पाओगे? तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। सत्ता के बंटवारे का एक रूप है संघीय व्यवस्था, ठीक है। इसमें सरकार की शक्तियों को ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे 2 या 2 से अधिक स्तरों पर विभाजित कर दिया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें मुख्यतः केंद्र सरकार जो है वो अपनी शक्तियाँ प्रादेशिक सरकारों के बीच में बांट देती है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में अपने पढ़ा था। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने देश में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी यानी कि कानूनी अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है कि संघीय व्यवस्था के अंतर्गत जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती हैं। अब हमारे देश में क्या है? हमारे देश का संविधान है और हमारे देश के संविधान के तहत भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि भारत में कहीं पर भी फेडरल या फेडरलिज्म शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ कहा है यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो भारत में जो राज्यों का संघ है इसमें भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास कुछ विधायी शक्तियां हैं यानी कि कानून बनाने की शक्तियां हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन विषयों पर कानून केवल केंद्र सरकार बनाएगी और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन विषयों पर कानून केवल राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। तो ये जो विषय वर्णित है, ये जो डिटेल में वर्णित है, ये कहाँ पे लिखे हुए हैं? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अब इसके लिए यानी कि इन कानूनी अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई है यानी कि 3 लिस्ट हैं। तो अब हम इन 3 लिस्ट्स को पढ़ लेते हैं। 3 सूची, पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची और तीसरी सूची है समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट। सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो सबसे पहले हम संघ सूची पढ़ लेते हैं। हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे लेकिन पहले मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। संघ सूची, इस सूची में रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जिन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की ज़रूरत होती है। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब देखिए, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो पूरे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और पूरे देश के हित के लिए वो ज़रूरी होते हैं। तो ऐसे विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के हाथ में है। अब देखो, भारत में बहुत सारे राज्य हैं। कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। अब रक्षा और विदेशी मामले ये क्या है? पूरे देश के महत्व के मुद्दे होते हैं, तो इन पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक जैसे कानून बनाती है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय। थर्ड जो है तीसरी सूची, कॉन्करेंट सूची आती है। समवर्ती सूची का मतलब होता है ये ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकारों को भी है। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, उत्तराधिकार जैसे विषयों को रखा गया है जिन पर केंद्र तथा राज्य दोनों सरकार कानून बना सकते हैं। किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का ही कानून मान्य होगा, यानी कि अगर दोनों ही कानून बना देते हैं, केंद्र सरकार भी एक कानून बना देती है इनमें से किसी विषय पर और राज्य सरकार भी कानून बना देती है और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो जो केंद्र सरकार के कानून है, केंद्र सरकार द्वारा कानून है, वो मान्य होगा, ठीक है। तो अब हम इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। फेडरलिज्म, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ थ्री-फोल्ड distribution of legislative power between the union government and the state government. Thus it contains 3 list. तो 3 लिस्ट जो है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट includes subject of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency.
दे आर इंक्लूड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी, यानी कि पूरे देश के लिए एक जैसी पॉलिसी की ज़रूरत है, इसीलिए ये जो मामले हैं पूरे देश के लिए, ये पूरे देश के महत्व के हैं, इसीलिए केवल केंद्र सरकार इन पर कानून बनाती है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट में जितने भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट, और इन विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। तो अलग अलग राज्य जो है वो अपने स्तर पर शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून बनाते हैं, और इसी प्रकार सिंचाई व्यवस्था पर अगर कोई कानून बनाया, इसी तरह से व्यापार संबंधी नियम है, खेती से संबंधित नियम है, सिंचाई से संबंधित नियम है, इसके लिए हर राज्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से कानून बनाते हैं, क्योंकि हर राज्य की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। ऐसे ही आपको पता होगा कि जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कानून बना रखा है कि यहाँ पे हेलमेट पहनना, यानी कि पिछली सीट पर भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है, जबकि बाकी बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये कानून नहीं बना। ये ऐसे ये कानून है जो तमिलनाडु में ही लागू होता है। तमिलनाडु ने छत वर्षा जल संग्रहण को, यानी कि रेन हार्वेस्टिंग को जो है वो कंपलसरी कर रखा है, लेकिन बाकी भारत के राज्यों ने तो ऐसा नहीं कर रखा, और ये कानून जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नहीं बनाया है, ये कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है अपने स्टेट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो इसी प्रकार के जो विषय होते हैं उन पर कानून जो है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और वो कानून केवल उस स्टेट में ही लागू होता है। ठीक है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन and succession. Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. In their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. यानी कि अगर दोनों ही गवर्नमेंट ने इन मामलों पर, यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मामले लिखे हुए हैं उस पर कोई कानून बना दिया, ठीक है, और दोनों ने ही डिफरेंट कानून बना दिए, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट को कौन सुलझाएगा? देश की जुडिशरी। किस कानून को प्रिवेल किया जाएगा? जो यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देती हूँ कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो है वो कितने कितने विषय आते हैं। अब यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर 4-4, 5-5 सब्जेक्ट जो है वो दिए हुए हैं। तो यूनियन लिस्ट जो है वो संघ सूची, उसमें 97 ऐसे विषय आते हैं जिन मामलों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची में 66 ऐसे मामले हैं, यानी कि 66 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में 47 यानी कि 47 विषय ऐसे हैं जिन मामलों पर दोनों ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ऐसे अवशिष्ट यानी कि बचे हुए विषय जो इन सूचियों में नहीं है उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे। कुछ मामले ऐसे भी हैं जो उस समय जब हमारा संविधान बना था वो उस समय अस्तित्व में नहीं थे। अब देखो, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसा विषय है, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आए? अब उस समय जब हमारा संविधान बना था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, तो उस समय तो इस तरह की चीज़ें थी ही नहीं। तो हमारे देश के संविधान निर्माता बड़े ही दूरदृष्टि रखते थे, और उनकी जो सोच थी वो फ्यूचर ओरिएंटेड सोच थी। उनको मालूम था कि बहुत सारे मामले ऐसे भी होंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे भी आएंगे जो अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो होंगे, तो उन पर कानून कौन बनाएगा? तो उन विषयों से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दिया है? केंद्र सरकार को दिया है, और ऐसे विषय जो है वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, और इसको इंग्लिश में रेजिडेरी लिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अब आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अब हम इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है, इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में देख लेते हैं। इन इंडियन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेंटर इज मोर पावरफुल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अब देखो, पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको बताना है कि हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, लेकिन इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि कैसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है। ठीक,
तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन से फेडरल सिस्टम का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया था होल्डिंग टुगेदर, यानी कि साथ लेकर संघ बनाना। तो जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो भारत में बहुत सारी प्रिंसली स्टेट थी, रजवाड़े थे जो चाहते थे भारत से अलग रहना, कुछ पाकिस्तान में भी शामिल होना चाहते थे। ऐसे में सभी राज्यों को एक साथ बांधे रखना ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। तो भारत की जो संघवाद की व्यवस्था है उसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिए हैं, और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म जो होता है उसमें क्या होता है कि स्टेट्स और सेंटर जो है उनके पास इक्वल राइट्स नहीं होते हैं, यानी कि राज्यों के पास कम अधिकार होते हैं एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहला तो यही है कि फेडरल सिस्टम इंडिया में जो है उसमें सेंटर मोर पावरफुल कैसे है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के पास अधिक अधिकार हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉन्क्रीट लिस्ट है, यानी कि जो समवर्ती सूची है, उसमें शामिल जो विषय हैं उन विषयों पर भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि उन विषयों के कानून बनाने में भी अगर कोई विवाद की स्थिति आती है, डिस्प्यूट होता है, तो जो जुडिशरी है वो केंद्र सरकार के कानून को मान्यता देगी। तीसरा, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, यानी कि जो रेसिडरी पावर्स हैं, उन विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये भी दर्शाता है कि इंडिया में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है। तो आप इन सभी एग्जांपल्स को अपने आंसर में लिखना। तो ये जो रीजंस हैं इनकी वजह से हमारे देश में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है। सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट में है? वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। अपने आसपास के दो ऐसे स्कूलों का नाम पता करके लिखिए जो केंद्र और राज्य सरकार ने बनाए हैं। तो अब आपको मैंने बताया था कि जो कॉन्करेंट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार दोनों ही गवर्नमेंट को होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी इस पर कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो अब आपको दो स्कूल्स के एग्जाम्पल पूछे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों और स्टेट गवर्नमेंट के हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल जो है, केंद्रीय विद्यालय हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं। इसी तरह से नवोदय विद्यालय जो हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। और राज्य सरकार के स्कूल, आपका स्कूल जो है वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। जितने भी सर्वोदय विद्यालय होते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह से राजकीय स्कूल जो हैं वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह प्रतिभा विकास विद्यालय जो है वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है, किसी ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों सूचियों में दर्ज ना हो, इस पर कानून कौन बनाएगा? तो अभी मैंने आपको समझाया था कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होती है, यानी कि रेजिडरी लिस्ट होती है, उसमें जो विषय होते हैं, और उसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे IT सेक्टर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला सेक्टर है, तो ये जो है वो इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं है। तो इन पर कानून कौन बनाएगा? अभी मैंने बताया था, इन पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। जल्दी से आप इसके क्वेश्चन आंसर करके मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे वर्कशीट 12 के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय।